हाय स्टूडेंट्स, मुनीर किरियोस हेयर। आज हम फोटोसिंथेसिस का पार्ट 2 यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को सिंपली डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को डार्क रिएक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस को लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, यानी ये इंडिपेंडेंट है, लाइट के बगैर होगा। लेकिन इस प्रोसेस का ये कतई मकसद नहीं कि ये नाइट या डार्कनेस में होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये शायद नाइट में होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रोसेस को लाइट की ज़रूरत नहीं है, बगैर लाइट के ये प्रोसेस होगा। जबकि इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होंगे वो जो लाइट रिएक्शन से एनर्जी कैरियर्स आ रहे थे वो इसको स्टार्ट कराते हैं, यानी उनसे ये स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, ये जो फोटोसिंथेसिस का स्टेप है, इस स्टेप के डिफरेंट नेम्स हैं। पहले तो इसको केल्विन साइकिल कहते हैं सिंपली लोग। केल्विन एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम इस साइकिल को डिस्कवर किया था C14 यानी कार्बन 14 एज ए रेडियो एक्टिव इस्तेमाल करके उसने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको केल्विन साइकिल कहा जाता है। इस साइकिल को मेल्विन केल्विन साइकिल या इसको केल्विन बेंजन साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि केल्विन साइंटिस्ट जो था वो अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ कोलीग्स भी थे, तो उनके नेम्स भी इनके साथ ऐड होते हैं। अब इस साइकिल को हम C3 साइकिल से भी याद रखते हैं, इसीलिए क्योंकि इस साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रायोस कार्बन वाला होगा, इसीलिए इस साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं। तो आइए अब हम इस प्रोसेस को समझते हैं। पहले हम इस साइक्लिक प्रोसेस को सीरीज में समझेंगे, उसके बाद एंड में इसको जो है सम अप करेंगे। तो पहले मैं बताता हूँ कि इस जगह पे कुछ स्टेप्स हैं, यानी इस साइकिल को समझने के लिए हम स्टेप्स में पढ़ेंगे। वो स्टेप्स इसके 3 स्टेप्स हैं। उन 3 स्टेप में से नंबर 1, 2 एंड 3 यानी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को जब हम पढ़ेंगे तो उनको मैं नेम दे देता हूँ कि जो फर्स्ट स्टेप है उस स्टेप को हम बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन। याद रहे कि इस स्टेप को कार्बोजाइलेशन भी कहा जाता है, कार्बोजाइलेशन। तो ये एक ही नेम है, दो जो है वर्ड्स से इसको जानते हैं, कार्बन फिक्सेशन या कार्बोजाइलेशन। इस प्रोसेस के अंदर एटमॉस्फेयर से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ फिक्स हो जाएगी, इसीलिए इसको कार्बन फिक्सेशन कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप में यानी स्टेप 2 के अंदर जो है ये कार्बन जो है वो रिड्यूस होगी, इसीलिए इसको हम लिखते हैं कि रिडक्शन। यानी ये जो मॉलिक्यूल बनेगा फिक्सेशन के बाद वो NADPH2 के साथ रिड्यूस होगा, इसीलिए सेकंड स्टेप है रिडक्शन। जबकि थर्ड स्टेप जो है इस प्रोसेस का उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। यानी थर्ड स्टेप के अंदर साइकिल जो है वापस रीजनरेट होगी, उसका जो है एंड मॉलिक्यूल है रिबुलोज 1 बाइफॉस्फेट, उससे साइकिल रिपीट होगी, इसीलिए रीजनरेशन होगी। रिमेंबर कि ये साइकिल जो है सीक्वेंस में होती है। हम इस साइकिल को सीक्वेंस में पढ़ेंगे, यानी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने उसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है ताकि अंडरस्टैंड करने में या मेमोराइज करने में आसानी हो। अब हम साइकिल को स्टार्ट करते हैं। साइकिल को यानी ये जो डार्क रिएक्शन की साइकिल है, इसके लिए हम पढ़ते हैं कि ये साइकिल जो है स्ट्रोमा एरिया के अंदर होती है। तो याद रहे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड हम इस जगह से स्टार्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से,
ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के दौरान वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए हम रिएक्टर लिख रहे थे। तो वाटर ने पार्टिसिपेट कर लिया था लाइट रिएक्शन के अंदर, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र नहीं हुआ था। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब जो है वो इस जगह पे हिस्सा लेगी। तो हम इस साइकिल को बनाते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से अंदर आती है मेसोफिल सेल्स तक, और मेसोफिल सेल में अंदर क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में थैलेकॉइड एरिया में लाइट रिएक्शन होता है। जबकि ये रिएक्शन जो है जिसको हम डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, ये रिएक्शन होगा स्ट्रोमा एरिया में, यानी उसका जो फ्लूइड पार्ट है उस पार्ट के अंदर ये होगा। तो एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रोमा एरिया में पहुंची है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रोमा एरिया में पहुंची है तो उस जगह पे ये अब जो है वहाँ पे रिएक्शन में हिस्सा लेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के पहुंचने से पहले उस जगह पे इसके वेलकम के लिए ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है। वो मॉलिक्यूल जो है वो होता है 1,5 रूब्यूलोज बिसफॉस्फेट, यानी ये एक मॉलिक्यूल है जो ऑलरेडी उस जगह पे मौजूद होता है जिस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तो इस मॉलिक्यूल के लिए हम लिखते हैं, इस जगह पे एक सिंबल बनाते हैं। वो सिंबल होगा कार्बन के लिए, यानी एक सर्किल मैंने बनाया, इसको आपने एक कार्बन समझना है। तो एक कार्बन, ये 2, 3, 4 एंड 5, यानी ये 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको हम रूब्यूलोज बोलते हैं। ये राइबोस और रूब्यूलोज ये पेंटोज शुगर है जो आपने बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो वही है। अच्छा, इस जगह पे हमने 1,5 लिखा है। 1 का मतलब है कार्बन नंबर 1 पे भी फास्फेट मौजूद है और कार्बन नंबर 5 पे भी फास्फेट मौजूद है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं 1,5 रूब्यूलोज बिसफॉस्फेट। अच्छा, ये एक मॉलिक्यूल ऑलरेडी मौजूद होता है। इस मॉलिक्यूल को हम कार्बन का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल भी पढ़ेंगे इस जगह पे। तो ये कार्बन को एक्सेप्ट करता है, यानी एटमॉस्फेयर कार्बन को, इसीलिए इसको कार्बन का एक्सेप्टर कहा जाता है। तो याद रहे कि ये जो है इस जगह पे इस साइकिल का जो है पहला रिएक्शन होगा, इसीलिए हमने इसको नंबर लगा दिया है कि नंबर 1 जो है वो होगा। नंबर 1 हमने याद रखना है कि कार्बन फिक्सेशन हो रही है, ये एटमॉस्फेयर से कार्बन आ रही है और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ फिक्स होनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इस जगह पे ये कार्बन डाइऑक्साइड एक हेक्सोज शुगर बना लेता है इसके साथ मिलके। उसके लिए हम लिखते हैं कि ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, इस तरह से कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5 एंड 6। एक हेक्सोज शुगर का मॉलिक्यूल बनता है इन दोनों के रिएक्शन से, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो है इसके लिए हम लिखते हैं कि ये अनस्टेबल है, या कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है। यानी ये मॉलिक्यूल बनता है और बनने के बाद ज़्यादा देर टिक नहीं पाता, बन के जल्दी से यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर जो है ये ब्रेक हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम अनस्टेबल मॉलिक्यूल। यानी एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बना जो होता है हेक्सोज शुगर है, लेकिन उसका नाम नहीं होता। याद है कि इस जगह पे यानी इस रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। ज़्यादा एंजाइम्स तो इस साइकिल के अंदर जो है मेंशन नहीं है, लेकिन इस जगह पे एक खास मॉलिक्यूल हिस्सा लेता है, सारी एंजाइम हिस्सा लेता है। उस एंजाइम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो एंजाइम जो है वो है
RUBISCO। तो इस जगह पे हम जो है ये एंजाइम का नेम लिखते हैं, ये है रूबिस्को। तो रूबिस्को इसीलिए इसको हम कहते हैं कि क्योंकि ये रिबुलोज के ऊपर काम कर रहा है। तो जिस सबस्ट्रेट के ऊपर कोई एंजाइम जो है रिएक्शन कराएगा, उस सबस्ट्रेट से एंजाइम का नेम ड्राइव होता है। तो ये रूबिस्को इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये रिबुलोज बिसफास्फेट पे काम करता है। और ये जो को है, को फॉर कार्बोजाइलेस, यानी सी जो है वो फॉर कार्बोजाइलेस, और ओ फॉर ऑक्सीजनेस, यानी ये ऐसा एंजाइम है जो इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करा रहा है। लेकिन जब प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उस वक्त ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ अपना रिएक्शन करेगा तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजनेस। तो इस वक्त ये कार्बोजाइलेस है और ऑक्सीजन के साथ काम करते वक्त वो ऑक्सीजनेस हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजनेस का काम तब करता है जब फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, तो वो एक अलग फिनोमेना है। इस वक्त हम सिर्फ इसको एज ए कार्बोजाइलेस स्टडी करेंगे। तो आइए थोड़ा आगे चलते हैं। ये मॉलिक्यूल जो है जैसे ही बना तो उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा, जल्दी से ये ब्रेक हो जाता है मॉलिक्यूल। कौन सा? अनस्टेबल मॉलिक्यूल। तो जैसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो इस जगह पे हमें थोड़ा सा ये बैलेंस देखना होगा कि ये कार्बन जो है, इसके लिए मैंने लिखा है कि ये 3 मॉलिक्यूल्स आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये भी नंबर में 3 होते हैं। तो इस जगह पे थोड़ा सा कार्बन के नंबर का आपने जहन में रखना है। इस जगह पे 5 कार्बन है और 3 मॉलिक्यूल हैं, तो ये 15 कार्बन इस जगह पे हैं और 3 कार्बन जो है वो इस मॉलिक्यूल के अंदर है। यानी ये 3 और 15 ये हो जाएंगे 18। तो ये जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स बनते हैं इन दोनों से, ये हेक्सोस शुगर है और इसके जो मॉलिक्यूल बनेंगे ये 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो 3 जो है मॉलिक्यूल 6 कार्बन वाले, तो ये भी कार्बन के जो है वो 18 हो जाएगा नंबर में। जैसे ही ये स्टेप आगे चलेगा तो इस स्टेप के अंदर अब जो मॉलिक्यूल बनना है वो मॉलिक्यूल बनता है PGA। इसको कहते हैं फास्फोग्लाइसरेट या फास्फोग्लाइसरिक एसिड। तो फास्फोग्लाइसरेट या फास्फोग्लाइसरिक एसिड एक ही बात है। और याद रहे कि ये ट्रायोस कार्बन है, इसीलिए मैं इसको सिंबल लगा देता हूं नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। इस मॉलिक्यूल के साथ जो कार्बन नंबर 3 है इसके ऊपर फॉस्फेट अटैच होती है, इसीलिए इस मॉलिक्यूल को हम लिखते हैं 3PGA, यानी 3 फास्फोग्लाइसरेट या 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। तो ये मॉलिक्यूल बना, लेकिन थोड़ा सा कार्बन के हिसाब से इसको हम चेक करेंगे। तो इस एक मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन की क्वांटिटी है वो है 3। तो ये टोटल जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो बनेंगे 6। तो अब आपने इस डिजिट को भी साथ साथ ज़हन में रखना है कि 6 मॉलिक्यूल ट्रायोस कार्बन वाले जो बनेंगे तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 18 होगा। तो ये प्रोसेस जब हो गया तो इसके अंदर ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, यानी ये इसकी तरह फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ब्रेक नहीं होता। तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं ये 3 फास्फोग्लाइसरेट है। ये स्टेप जो पूरा हुआ, इस स्टेप के लिए हम कहते हैं कि ये इस जगह से लेकर ये स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है
जिसको कार्बोजाइलेशन या कार्बन का फिक्सेशन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। जो स्टेप 2 है वो जो है इसी से कंटिन्यूअस स्टार्ट होगा। ये साइकिल जो है वो अब आगे चलेगी और ये मॉलिक्यूल जो है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट वाला मॉलिक्यूल अब इसके साथ जो है ATP यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये इस रिएक्शन में हिस्सा लेंगे और एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो है वो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में इस प्रोसेस से फिर वापस भी रिलीज हो जाएंगे। तो जैसे ATP का मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी कैरियर है, तो ये प्रोसेस जो है उसको होने के लिए एनर्जी की नीड है। तो इस जगह पे हमने लिखा कि ये 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो बाहर से जो ATP इसके अंदर ऐड हो रहा है, एक 3PGA को एक ATP जो है वो एनर्जाइज करेगा, तो इसीलिए ATP का जो नंबर है वो भी 6 होगा, यानी 6 ATPs आएंगे, 1 फॉर ईच PGA। तो 6 मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो जाहिर सी बात है 6 ADP इस जगह पे वापस रिलीज होंगे। तो ATP का ऐड होना इस जगह पे ये जो प्रोसेस है या जो ये स्टेप ऑफ रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम फास्फोरिलेशन भी कहते हैं। रिमेंबर कि इंट्रोडक्शन में हमने ये कहा था कि फास्फोरिलेशन सबस्ट्रेट लेवल पे भी होती है। तो अब ATP से फास्फोरस इस साइकिल के अंदर हिस्सा ले रही है, तो इस स्टेप को हम फास्फोरिलेशन कहते हैं। जैसे ही फास्फोरिलेशन होगी तो उससे अब आगे ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर नया मॉलिक्यूल बनेगा, उसको हम बोलते हैं, ये मॉलिक्यूल भी ट्रायोस कार्बन वाला है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी ये कार्बन के 3 है। लेकिन इसके साथ अब फास्फोरिलेशन हो चुकी है, तो पहले ये 3PGA था, अब ये मॉलिक्यूल जो है 1,3,PGAL हो जाएगा, यानी 1,3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, यानी ये अब अल्डिहाइड हो गया। पहले ये ग्लाइसरेट था, अब ये अल्डिहाइड हो गया है मॉलिक्यूल। तो ये चेंज हो गया है मॉलिक्यूल, उसकी शेप जो है चेंज हो चुकी है। अब इस जगह पे ये स्टेप जो है फास्फोरिलेशन कर चुका है, इसके साथ एक फास्फोरस जो है वो इस जगह पे ऐड है, यानी कार्बन नंबर 1 पे, और दूसरी जो फास्फोरस मौजूद है वो कार्बन नंबर 3 पे मौजूद है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं 1,3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। अच्छा, अब जैसे ये फास्फोरिलेशन का स्टेप खत्म होगा तो उसके बाद ये साइकिल का जो है नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट होगा, और नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि ये जो फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड है ये आगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होता है, वो भी ट्रायोस मॉलिक्यूल है, यानी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 इसके अंदर। लेकिन इस जगह पे रिएक्शन को जो चीज़ एक्टिवेट कराएगी यानी जो चेंज करेगी वो है NADPH2, निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये रिड्यूसिंग पावर है जो इस जगह पे इस रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहा है, और अब फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा। जैसे ही ये इसको रिड्यूस करेगा तो अपने ऑक्सीडाइड फॉर्म में इस रिएक्शन से ये वापस भी रिलीज होगा। जब वापस रिलीज होगा तो उसका मॉलिक्यूल जो है वो कहलाएगा NADP+, यानी ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है। जैसे ही ये रिड्यूस हुआ तो
फिर ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इस रिएक्शन से बाहर चला जाएगा। जैसे ही बाहर जाएगा तो इसके साथ साथ ये जो फास्फोरिलेशन हुई थी, यानी फास्फोरस ऐड हुई थी, अब वो भी 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट उसके साथ साथ जो है ये भी इस रिएक्शन से रिलीज हो जाएंगी। तो अब ये मॉलिक्यूल जो नया हमें मिलेगा, इस मॉलिक्यूल के अंदर अगेन एक फास्फोरस है, वो कार्बन नंबर 3 पे होती है, इसीलिए इस मॉलिक्यूल को हम नेम देते हैं, ये मॉलिक्यूल है G3P, यानी ये मॉलिक्यूल है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, यानी इस मॉलिक्यूल में फास्फेट जो है वो नंबर 3 पे अटैच्ड है, इसीलिए इसका नेम है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। अच्छा, इस जगह पे आपने इस नंबर को कंटिन्यू करना है। ये नंबर जो है इस जगह पे 6 था, इसीलिए ये इस जगह पे भी यानी 13PgAl का जो नंबर है वो भी 6 है। इसी तरह से ये जो G3P बने हैं ये भी 6 बनेंगे, यानी ये 6 पीसेस है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के। अब ये इस जगह पे ये जो रिएक्शन हुआ है, इस जगह से लेकर इस जगह पे, इस रिएक्शन को हम जो है नंबर 2 लगाते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है रिडक्शन। यानी इस जगह पे जो है कार्बन की फिक्सेशन हुई, और इस जगह पे ये इसके अंदर NADPH2 ने इसको रिड्यूस करा लिया, इसलिए ये रिडक्शन फेज ऑफ साइकिल है। तो आगे हम इस साइकिल को जैसे लेके चलेंगे, तो इस साइकिल के अंदर अब चेंज आनी है। अब इस साइकिल की पूरी जो प्रोडक्ट थी वो प्रोडक्ट हमें मिलनी है। याद रहे कि इस साइकिल में यानी केल्विन साइकिल में एक चक्कर लगाने से हमें सिर्फ ट्रायोज शुगर मिलती है। यानी मैं ऊपर इस जगह पे लिख देता हूँ कि साइकिल का जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो है G3P, यानी ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का एक मॉलिक्यूल हमें एक चक्कर लगाने से मिलेगा। याद रहे कि इस जगह पे 6 मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से 5 G3P के जो मॉलिक्यूल हैं ये साइकिल में आगे जाएंगे, यानी ये साइकिल इस तरफ जैसे चलेगी तो ये आगे की तरफ जा रहे हैं, और एक यानी 1 G3P इस साइकिल से बाहर निकलेगा। तो इस जगह पे G3P जो निकला है बाहर, उसके लिए मैं 1 लिख देता हूं कि 1 इससे आउट है, जबकि 5 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल इस साइकिल को रीजनरेट कराने के लिए वापस साइकिल में जा रहे हैं, साइक्लिक फॉर्म को रीजनरेट करने के लिए। नाउ ये जो हिस्सा है ये रीजनरेशन के तरफ जा रहा है, तो ये एक G3P के पास जो कार्बन है उनका नंबर 3 है, 1 2 और 3, और इसके साथ कार्बन नंबर जो 3 है इसके ऊपर फास्फेट है, इसीलिए इसको G3P कहते हैं। लेकिन ये टोटल जो मॉलिक्यूल्स हैं ये 5 हैं, तो ये 15 कार्बन होंगे, यानी ये कार्बन का नंबर आपने याद रखना है। 15C में कर देता हूं, कार्बन 15 है, जबकि 3 कार्बन्स G3P एक जो बाहर निकल गया उसके साथ बाहर जो है साइकिल से हासिल हो गए। इस जगह पे ये जो साइकिल है, इस साइकिल को रीजनरेट होने के लिए काफ़ी सारे इंटरमीडिएट फेसेस आते हैं, रिएक्शंस होते हैं, लेकिन हम उनको समराइज करके सिर्फ इसका रीअरेंजमेंट देखेंगे कि ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है ये अब चेंज कैसे होता है, और इसका जो है नेक्स्ट स्टेप जो है समअप होकर हम लिखते हैं कि इससे रूबिलोज बनता है।
अच्छा, रुबिलोज जो है वो 5 फास्फेट बनता है, यानी रुबिलोज के मॉलिक्यूल बनते हैं लेकिन उसके अंदर जो फास्फेट है वो कार्बन नंबर 5 पे होती है, यानी ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। तो जैसे ये मॉलिक्यूल इस जगह पे G3P से रुबिलोज 5 फास्फेट में आएगा तो ये 5 नंबर जो कार्बन है इसके ऊपर फास्फेट होगा। ये जो रुबिलोज के मॉलिक्यूल बनेंगे ये टोटल बनेंगे 3 मॉलिक्यूल। अच्छा, इस जगह पे आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि ये जो 5 पीसेस थे हर एक फेस पे फास्फेट मौजूद थी, तो ये फास्फेट के भी 5 थे इसके साथ, और इस जगह पे रुबिलोज के 3 मॉलिक्यूल्स बने हैं तो उनके साथ हर एक पे एक फास्फेट है, तो ये 3 फास्फेट है, तो 2 फास्फेट, यानी इस जगह से इनऑर्गेनिक फास्फेट के जो है 2 इस जगह से रिलीज होते हैं इस साइकिल में। जैसे ही ये रिलीज हुए इनऑर्गेनिक फास्फेट तो ये रीअरेंजमेंट हो गया। उस रीअरेंजमेंट में अब जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इस जगह से जैसे ही ये वापस जो है साइकिल, यानी ये साइकिल जैसे ही अपने रीजनरेटिव मॉलिक्यूल की तरफ जाएगी, इस जगह पे ATP हिस्सा लेते हैं और ये 3ATP यानी 3 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट साइकिल में हिस्सा लेते हैं और 3ADP के फॉर्म में ये जो है इस साइकिल को लीव भी करते हैं। जैसे 3 ATP इसके अंदर हिस्सा लेते हैं तो पहले आप देखें सिर्फ जो है नंबर 5 कार्बन पे फास्फेट थी, अब जैसे ही इसे जो है ATP ने हिस्सा लिया तो फास्फेट नंबर 1 पे भी जो है कार्बन नंबर 1 पे भी फास्फेट आ गई और 5 पे भी फास्फेट आ गई और इस प्रोसेस को रीजनरेशन के लिए एनर्जी भी मिल गई। तो ये जो मॉलिक्यूल लास्ट बना ये 1,5 बेस फास्फेट कहलाता है, तो इससे साइकिल फिर रीजनरेट हो गई। नाउ इस पूरी साइकिल के अंदर ये जो स्टेप है, यानी ये स्टेप जो है, इस स्टेप को हम बोलते हैं ये नंबर 3 है और ये नंबर 3 जो है ये है रीजनरेशन फेज। तो टोटल हमने इसके अंदर 3 फेज पढ़े हैं। नंबर 1 कार्बन फिक्सेशन जो रुबिलोज 1 बेस फास्फेट से स्टार्ट हुआ और जो है स्टेबल मॉलिक्यूल यानी 3PGA के ऊपर जो है ये ख़त्म हुआ, और उसके बाद ये जो है नंबर 2 फेज स्टार्ट हुआ जो 3PGA से स्टार्ट होकर G3P पे ख़त्म हुआ, तो ये रिडक्शन फेज कहलाता है क्योंकि NADPH2 ने इसको रिड्यूस किया। और जो लास्ट फेज है वो रीजनरेशन फेज कहलाता है जो वापस 1,5 रुबिलोज बेस फास्फेट को बनाने के लिए रीअरेंजमेंट हुआ। तो अब ये साइकिल ने एक राउंड लगाया, तो एक राउंड का हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो प्रोडक्ट है G3P। याद रहे कि एक G3P ट्रायो शुगर है। इसी तरह से ये साइकिल नेक्स्ट राउंड भी लगाएगी, तो नेक्स्ट राउंड में भी जो है G3P हासिल होगा। तो ये G3P और G3P आपस में जो है ऐड हो जाएंगे, इनसे आगे ग्लूकोज बनना है। तो एक साइकिल के चक्कर लगाने से ग्लूकोज नहीं बनता, बल्कि राउंड 1 और राउंड 2 में ग्लूकोज बनता है। अब इस साइकिल को थोड़ा सा हम समअप करते हैं, यानी इसकी समरी के ऊपर आते हैं। तो आपने नोट करना है कि इस साइकिल के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो इसके अंदर हिस्सा लेता है, और ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल के साथ साथ ये नंबर 1 में की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि नंबर 2 पे इसके अंदर 6 ATP हिस्सा लेते हैं। तो दूसरा जो इसके अंदर रिएक्टेंट है यानी जो हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट करता है, वो ATP है जिसका नंबर 6 है, और ATP के साथ ये भी हम ATP काउंट कर लेंगे
जो नंबर में 3 है, तो टोटल इस साइकिल के एक राउंड में 9 ATP इस्तेमाल होते हैं, जबकि इस साइकिल के अंदर 6 NADPH2 भी हिस्सा लेते हैं, जिससे बाद में वो ऑक्सीडाइज होकर 6 NADP प्लस होकर निकलते हैं। तो जो रिएक्टेंट हैं वो 6 NADPH2 के मालिक्यूल हैं। तो इनको हम कहते हैं कि ये जो है साइकिल के अंदर इनपुट है, कि ये साइकिल के इनपुट्स हैं जो डायरेक्ट रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। इनका हिस्सा लेने से आगे जो है साइकिल से हमें हासिल क्या होता है, तो उनको हम साइकिल का आउटपुट कहते हैं। तो साइकिल के जो आउटपुट्स हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि साइकिल से हमें G3P मिलता है, यानी एक चक्कर लगाने से G3P ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का एक मॉलिक्यूल मिलता है। और जब ATP 9 हिस्सा लेते हैं तो इससे 9 ADP मिलते हैं, यानी ATP जो है वो ADP बना के उस साइकिल से रिलीज हो जाता है। इसी तरह से NADPH2 से ये 6 मॉलिक्यूल हैं, तो 6 NADP प्लस, यानी ऑक्सीडाइज फॉर्म में 6 मॉलिक्यूल्स इससे रिलीज हो जाते हैं। तो ये आउटपुट्स हैं और ये इनपुट्स हैं। लेकिन इसको याद रखना है कि साइकिल जो है वो उसने फ़र्ज़ करें कि ये एक राउंड लगाया है, तो एक राउंड के अंदर साइकिल के अंदर ऐसा होगा, जबकि ये साइकिल जो है हम कहते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए दूसरा राउंड भी लगाती है इस तरह से। तो ये 2 राउंड में साइकिल पूरी होती है और एक राउंड से दूसरे राउंड तक जो है एक राउंड में G3P मिलता है और दूसरे राउंड में भी G3P मिलता है। तो ये जो G3P के 2 मॉलिक्यूल हैं, ये आगे जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएंगे, जो प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। तो इसको आप समझें। अब कुछ MCQs आ जाते हैं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बनाने के लिए कितने ATP रिक्वायर होते हैं डायरेक्ट रिएक्शन में। तो इस जगह पे देखें, एक सिंगल राउंड जो है उसके अंदर 9 ATP है, तो 9 और 9 को आपने ऐड करना है, तो टोटल ये 18 ATPs रिक्वायर होते हैं एक ग्लूकोज को बनाने के लिए। इसी तरह से अगर NADPH2 का पूछा जाए तो NADPH2 एक राउंड में कितने हिस्सा ले रहे हैं? 6। तो 6 + 6 जो है ये 12 होंगे ग्लूकोज को बनाने के लिए। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में हमने लिखा था कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेते हैं, तो इस जगह पे हमने शुरू ही 3 मॉलिक्यूल्स से किया था। तो आपने याद रखना है कि एक राउंड के अंदर 3 मॉलिक्यूल्स, दूसरे के अंदर भी 3, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 मॉलिक्यूल्स जब टेक पार्ट करेंगे 2 राउंड्स में तो ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज के बनने की कैलकुलेशन आपने 2 राउंड को सम अप करके उससे गेन करनी है। होप के आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।